नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। डिफीटिंग कोरोना वायरस विद मनीषा बांगर के अगले संस्करण में आप सभी का स्वागत है। मनीषा बांगर, डॉक्टर मनीषा बांगर जो है पिछले कई सालों से हेल्थ सेक्टर में और कम्युनिटी एक्सेसिबिलिटी में और कम्युनिटी हेल्थ केयर के फील्ड में काफी काम कर रही हैं और अभी लगातार जब ये पैंडेमिक का दौर है तो वो लगातार हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट और इन सारे चीजों में इन्वॉल्व हैं। और अभी उन्होंने इसके साथ साथ मीडिया का साथ और कम्युनिकेशन, मीडिया के सहारे उन्होंने कम्युनिकेशन शुरू करा है, अवेयरनेस फैलाना शुरू करा है। और इसी सिलसिले में हमने एक पूरा सीरीज स्टार्ट करा है जिसका नाम हमने रखा है डिफीटिंग कोरोना वायरस विद डॉक्टर मनीषा बांगर, जिसमें हर बार हम जो है नए जानकारी, नए डेवलपमेंट और क्या कुछ सिचुएशन चल रहा है और हम कैसे जो जनता है देश की उनको कैसे हम आगाह कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं और एम्पावर कर सकते हैं कि वो अपनी सेफ्टी के लिए सही डिसीजन ले सकें। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली अ प्लेजर। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ये जो महामारी है, ये जो पैंडेमिक है, आज की तारीख में पूरे दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है और भारत में इसका आंकड़ा पूरे नंबर सारे केसेस का 11 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। मौतें का जो फिगर है वो तकरीबन 30,000 को क्रॉस कर चुका है। सो ऐसे इसमें इसकी जो संगीनता है और इसके बचाव के लिए थोड़ा भी हमको ढीला नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड नॉट बी ऑफ गार्ड। ये लगातार हमको हमारे लोगों को बताने की जरूरत है, खासकर भारत में जहाँ पर कि हेल्थ को अफोर्ड करना इतनी मुश्किल बात है। तो प्रिवेंशन ही एक तरीका होगा जो लोगों की जानें बचाएगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसी दौर में इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज इसका लगातार जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है और कई तरीके के तो जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और उनके तरफ से आ जाता है। पिछली बार इसी सिलसिले में हमने काढ़ा को लेकर के वो पूरा वो वीडियो बनाया और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको नेशनल इंडिया न्यूज चैनल जो यूट्यूब पे है आप सर्च करें और वहां पे आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी के बारे में हमने पिछली बार काढ़ा के बारे में बात करी बट इम्यूनिटी के बारे में बात नहीं करी। और इस एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी का कोरोना वायरस के साथ में क्या कनेक्शन है। पहले तो कोरोना वायरस के साथ में बहुत मजबूती का कनेक्शन है क्योंकि अभी ये जो हमारी पॉपुलेशन है पूरे दुनिया भर की, ये पूरी तरह से नाइव पॉपुलेशन है। मतलब इनका इसके पहले कभी इस वायरस से एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। इसमें ये भी देखा गया है कि ये वायरस भी बड़ा तगड़ा वायरस है, काफी म्यूटेटिंग वायरस है और पहली बात है कि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस और इन्फेक्शियस वायरस है। इस वजह से क्योंकि ये इसका संक्रमण इतना ज्यादा है और ये ऐसे तरीके से ज्यादा है कि ना सिर्फ अगर खाने के जरिए, जैसे कि बहुत सारे टाइफाइड और हेपेटाइटिस होते हैं या पानी के जरिए होता था, तो वो चीजें अवॉइड करके हम उस बीमारी से बच सकते थे। लेकिन जब ये सांस और हवा से ही फैलता है तो उससे बचना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से इतनी ज्यादा केसेस नजर आ रही है। जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में ही लगभग कुछ लाख केसेस से ज्यादा होने का चांस है अगले जुलाई तक और कई लाख से ज्यादा मौतें होने का भी चांसेस है। तो इस तरह के जब आंकड़े आते हैं, काफी भयावह आंकड़े हैं। इसमें इम्यूनिटी जो है 2 टाइप की होती है। कोई से भी इन्फेक्टिंग एजेंट के लिए एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इम्यूनिटी होती है जो कि इनेट इम्यूनिटी होती है, बॉडी में किसी भी तरह का कोई
फॉरेन बॉडी गई है खाने के जरिए या ब्लड के जरिए एंट्री की है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। अब ये एंटीबॉडीज जो बनी है, ये अगर इफेक्टिव मात्रा में और काफी मात्रा में बनती है अगर, तो वो वायरस को ये नष्ट करती है। लेकिन अगर एंटीबॉडीज बनी है लेकिन वायरस या जो भी इन्फेक्टिंग एजेंट है उससे कम पड़ गई, तो फिर एंटीबॉडीज होने के बावजूद भी वो उस इन्फेक्शियस एजेंट को या कीटाणु को नेस्तनाबूद नहीं कर पाते, तो फिर बीमारी लग जाती है। यह चीज है, इसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब होता यह है कि इम्यूनिटी के, जब ये इनेट इम्यूनिटी शुरुआत कर दे जाती है, जैसे कोई वायरस या कीटाणु बॉडी में जाता है, तो उसके साथ साथ एक दूसरी इम्यूनिटी भी काम करने लग जाती है, जिसको कहते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स या टी हेल्पर सेल्स इम्यूनिटी। ये लंबे अरसे तक वो इम्यूनिटी को स्थायी रखती है बॉडी में, और ये मेमोरी बन जाती है, मेमोरी के रूप में वो रखती है। मेमोरी के रूप में का क्या मतलब है कि अभी मुझे सपोज एक्स वायरस ने इन्फेक्ट किया, मेरे इनेट इम्यूनिटी ने उसको तबाह कर दिया, उसको नष्ट कर दिया और मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन जो टी हेल्पर सेल्स है वह उसको मेमोरी के रूप में, उसको पता होता है कि इसका एंटीजन रूप क्या रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा है, ये कौन सा वायरस रहा है, अलग अलग प्रोटीन के जरिए, तो वो रिमेम्बर करता है। तो वही वायरस सपोज कुछ साल बाद या किसी और जरिए फिर दोबारा इन्फेक्ट करता है, तो ये जो टी हेल्पर सेल्स और मेमोरी सेल्स है, ये तुरंत वो द्रव्य प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, एंटीबॉडीज जो कि पहले हुई थी। तो ये इसको कहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट। हाँ, तो इस तरह से कोरोना वायरस के लिए हमारी जनता को और लोगों को बचाने के लिए ना सिर्फ कि वो पेशेंट के अंदर बॉडी में तभी की इमीडिएट इम्यूनिटी की जरूरत है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की, लेकिन इसके अलावा हर्ड इम्यूनिटी की भी जरूरत है। मतलब वही व्यक्ति अगर दोबारा इन्फेक्ट होता है तो उसको वो इन्फेक्शन नहीं होगा और वो दूसरों को भी इन्फेक्ट नहीं करेगा, और इस तरह से धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी सभी में होगी। वरना कोई फायदा ही नहीं कि अगर अभी इन्फेक्ट हो गए, ठीक हो गए, फिर कल को जाके कोई और कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए या किसी के, तो फिर से कोरोना हो गया। ऐसे से तो कांस्टेंट मतलब डेंजर लगता ही रहेगा। तो ये इस तरह से दोनों तरह की इम्यूनिटी की बहुत जरूरत होती है। हाँ, इसमें एक बात है कि ये कोरोना पेशेंट्स जो है अभी फिर जिनको लग रहा है कुछ रिकवर हो रहे हैं और कुछ रिकवर नहीं हो रहे, लेकिन वो उनका देहांत हो रहा है, तो ये इम्यूनिटी का ही खेल है। जिनमें इम्यूनिटी अच्छी है वो इस वायरस को तबाह कर सक रहे हैं शरीर में, या जिन्होंने तुरंत ही जल्दी ट्रीटमेंट ले ली, या जिनकी इसमें वो जो वायरस है बहुत कम मात्रा में शरीर के अंदर गया है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि रिकवरी के लिए सार्थक होते हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम है और वायरस का लोड भी आपके शरीर में ज्यादा गया है, या आपने कोई इमीडिएटली दवाई नहीं ली, मेडिसिन नहीं लिया वो वायरस को खत्म करने के लिए, तो फिर वह रिकवरी ना होते हुए सीरियस कॉम्प्लिकेशन से होते हुए देहांत की तरफ जाता है। इसको कोई भी वायरस इन्फेक्शन को या इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दो चीजें होते हैं, या तो आप दवाई के जरिए वायरस को ही खत्म कर दीजिए, या आपकी शरीर के अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाइए जो कि वायरस के खिलाफ दवाइयों के अलावा प्रतिकार करने की क्षमता रखता है। कोरोना वायरस और हमारे अभी जो लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारी जो तादाद है, पॉपुलेशन है, उनके संदर्भ में इम्यूनिटी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि नॉट ओनली कि वायरस नया वायरस है, लेकिन देखा गया है कि कई वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन होती है जिनमें छोटा मोटा इन्फेक्शन के लिए तो इम्यूनिटी होती है, लेकिन अगर ऐसा कोई तगड़ा इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए इम्यूनिटी नहीं होती है, वो सक्षम नहीं होते हैं। तो ये कौन से ग्रुप है जो सक्षम नहीं होते हैं? एक है डायबिटीज और बीपी जिनको हुआ है, और क्रॉनिक डिजीजेस जो है, उम्र जिनकी ज्यादा 50 साल से ज्यादा है, जो लोग किडनी पेशेंट्स है, जो हार्ट पेशेंट्स है,
जिनको पहले से ही कोई एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स है, जो जिनकी खुराक अच्छी नहीं है, जो माल नरिश्ड है, जो गरीब तबके से लोग आते हैं, उनको ज्यादा वो वल्नरेबल ग्रुप्स है। तो इम्यूनिटी सब में होती है, लेकिन सक्षम इम्यूनिटी होती है कि नहीं है, ये सारी चीजें इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और इस सूरत में फिर हमको बाहर से बूस्ट देने की जरूरत होती है इम्यूनिटी को, कि आप बाहर से इंट्रोड्यूस कराएं। और इसमें जनरल पॉपुलेशन में दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपकी खुराक ही अच्छी रहे, जिसमें कि आपका सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारे माइक्रो एलिमेंट्स, सारे और विटामिन, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का बराबर बैलेंस हो, एडिक्वेट अमाउंट में हो, जो डेली रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हो। अगर ये होता रहा तो कोई भी द्रव्य कम होने के वजह से, विटामिन कम होने या माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होने की वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है। और अगर खुराक कम रही तो आपको उसको अच्छी खुराक के जरिए ये बाहर से डालना पड़ेगा। दूसरा एक होता है कि आपको कई मेडिसिन सप्लीमेंट्स के जरिए इसको सपोर्ट करना पड़ेगा इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये पाया गया है अलग अलग दवाइयों के माध्यम से। तीसरा है कि आप डायरेक्टली इंजेक्शन के माध्यम से वो वायरस को ही खत्म करें या वायरस के खिलाफ आप इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो खुराक, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स और तीसरा वैक्सीन। जी, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपने हमें बताया इस तरीके से कि इम्यूनिटी का जो है वो कितना इम्पोर्टेंस है कोरोना को डिफीट करने में, कोविड-19 वायरस को। और उसके बाद साथ साथ ही कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे ज्यादा प्रभावित है। साथ ही आपने ये भी हमें बताया कि हम इसको किस तरीके से क्या सप्लीमेंट्स या किस तरीके से हम जो है हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस और ये सारी जानकारी के लिए। और इसमें मैं कुछ इसको खत्म करने के पहले मैं बताना चाहूंगी कि तीन जो तरीके हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगी। सबसे पहले कि अगर हम लोग पूरी तरह से एक बैलेंस डाइट लेते हैं, मैं सबसे पहले डाइट के बारे में, दूसरा सप्लीमेंट्स और तीसरा वैक्सीन मतलब जो इंजेक्शन आ रहे हैं उसके बारे में। तो पहला है वैक्सीन के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये तीन एक ओवरव्यू में आपको देती हूँ। जो आपका न्यूट्रिशन है वो जनरली सभी को बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें ले रहे हैं, अगर आप सीरियल्स ले रहे हैं जैसे कि अनाज जो है सारा, छिलके वाली दालें या एग्स, मिल्क, फिश प्रोडक्ट्स, सी फूड, मीट, चिकन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर आप इतना ले रहे हो, और नट्स जो है अलग अलग ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह हैं या कैश्यू नट्स है, ग्राउंड नट्स है, अगर ये सारी चीजों का समावेश आपके खुराक में है तो विटामिन और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकते हैं। इनमें से आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है ये पूरी तरह से काफी हद तक पूरा हो जा सकता है। अब जो वल्नरेबल या कमजोर ग्रुप है जैसे कि उम्र से ज्यादा, जैसे कि किडनी पेशेंट्स, जैसे कि जिनको क्रॉनिक डिजीजेस है, बीपी, टाइप डायबिटीज वगैरह, इनमें अलग अलग विटामिन की कमी हो सकती है। तो और बाकी के यंगस्टर्स भी, जो लोग जंक फूड खाते हैं वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता है। जो महिलाएं घर में सबके बारे में ख्याल करती है लेकिन अपने तरफ ध्यान नहीं देती, उनका भी फूड किसी न किसी चीज में डेफिशिएंट रह जाता है। कई लोग अपने काम में बिजी होने की वजह से दिन रात काम करते रहते हैं और एक बार खाना खा लिया, उसमें सिर्फ दाल खाई या दाल और चावल खाया, तो किसी इसमें ये कुछ खाया नहीं खाया। और फिर हमारा जो मिड डे मील स्कीम है वो तो मालूम है कितना बदतर से भी बदतर है। उसमें तो दाल और चावल और पानी की जैसी दाल और चावल दिया जाता है। जो राशन हमारे गरीब लोगों को और माइग्रेंट लोगों को मिल रहा है वो कितना ज्यादा कमतर है, वो तो आप जानते ही हैं कि सरकार को लगता है कि सिर्फ चावल खाने से ही सारा कुछ हो जाएगा,
न तेल देते हैं, न कोई मसाले देते हैं, न सब्जियों के लिए पैसा है, न राशनिंग में कुछ भी नहीं है। क्या चावल में जो है क्या उससे हो जाएगा? तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात जो है, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में जो नॉनवेज नहीं खाने का, बीफ और वेजिटेरियन फूड का जो बिल्कुल जो शुरू करके रखा है एक आइडियोलॉजिकल ट्विस्ट और टर्न देके, वो उससे बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड सिर्फ मटन चिकन में ही नहीं, तो सी फूड में, एग्स में, मिल्क में बहुत सारा द्रव्य होता है जो कि बहुत ही होलसम डाइट आपको देता है। तो ये हो गया डाइट के बारे में। दूसरा सप्लीमेंट्स के बारे में, तो इन जहां पर भी कमतरता होगी तो ये सप्लीमेंट्स देना अनिवार्य है। जिंक, ये सप्लीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पाया गया है, ये मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट पाया गया है। विटामिन सी, तो 500 मिलीग्राम विटामिन सी ट्वाइस डेली लेना चाहिए। जिंक की मात्रा कम से कम 200 मिलीग्राम होनी चाहिए पर डे। उसके अलावा हीमोग्लोबिन आपका सही लेवल पे होना चाहिए। अगर वो 11-12 से कम है तो आपको हीमोग्लोबिन के सप्लीमेंट्स यानी आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और दूसरे जो विटामिन पाए गए, जो इम्पोर्टेंट पाए गए हैं, वो कॉपर है, मैग्नीशियम है, फोलेट है, ये सारे विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट पाए गए हैं। इसके अलावा जो विटामिन D3 है, देखा गया है कि वह हमको तो खुली धूप में हमको वो विटामिन मिल जाता है खड़े रहने से, लेकिन कई महिलाएं तो घर के बाहर नहीं निकलती है, अगर निकलती है तो ढक ढका के निकलती है। कई लोग ऑफिस में एसी में होते हैं या घर के अंदर ही रहते हैं, तो इस वजह से विटामिन D3 की बहुत कमी जनरल पॉपुलेशन में पाई जाती है, और विटामिन D3 की कमी से इम्यूनिटी कम होती है। और ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इनके सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पर काढ़ा की बात आती है। काढ़ा की बात तो हमने ऑलरेडी की है। काढ़ा के बारे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसको लाया गया, लेकिन क्या वो सक्षम इम्यूनिटी पैदा करता है, यह प्रूव नहीं हुआ है। दूसरी बात, लौंग, सौंठ, इलायची, सौंफ, फलाना ढिकाना, जितना भी सारा कुछ वो काढ़ा में है, जिसके हमने बारे में चर्चा की है, दोबारा हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन वह क्या वो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, ये पता नहीं है। किस डोज में बढ़ाता है, नहीं पता है। और अगर बढ़ाता भी है तो वो क्या कोरोना वायरस को हराने में सक्षम है, ये भी नहीं मालूम है। जब तीनों चीजें नहीं मालूम है तो कोई सी भी टेस्ट ये फुलफिल नहीं करता है काढ़ा। तो इम्यूनिटी के लिए ये एक सांत्वना की तरह से या सोलास है ये, मगर इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। उससे अच्छा सप्लीमेंट्स, विटामिन वगैरह लेते रहें और होलसम डाइट खाएं। तीसरा है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स ये है कि आप बाहर से इम्यूनिटी दे रहे हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स को, और ये पूरे पॉपुलेशन को, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन, दोनों को मिलने चाहिए। जनरल पॉपुलेशन जो लोग इन्फेक्ट भी नहीं, उनको क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अगर उनकी इसमें इम्यूनिटी रही तो वह इन्फेक्ट नहीं होंगे, अगर इन्फेक्ट नहीं होंगे तो वो अगले को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर इन्फेक्ट भी होंगे तो बूस्ट हो जाएगा इम्यूनिटी का, जैसे वो बॉडी कांटेक्ट में आएगी वायरस के तो उससे भी इम्यूनिटी ज्यादा हो जाएगी, और फिर हम लोग जो एक मॉडिफाइड वायरस है उसको हम ट्रांसमिट करेंगे तो उससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती चली जाएगी। तो ये इसका बेसिस और आधार है। यह साइंटिफिकली प्रूवन, वैज्ञानिक तरीके से जो साबित हो चुका है उसको माना जाना चाहिए, ना कि जो अलग अलग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, मीडिया के जरिए, अलग अलग चैनल्स के जरिए, और कई बीजेपी शासित प्रदेशों में एक बहुत ही अवैज्ञानिक तरीके से जानकारी देने का जो प्रलोभन लोगों को रहता है, और लोगों को भी बिना वेरीफाई करके उसको उसका पालन करने का जो प्रलोभन रहता है, उससे इससे हमको बाज आना चाहिए, और उसके लिए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इतना कह के इम्यूनिटी के बारे में अगर कोई सवाल नहीं है तो, वरना अगर है तो आप पूछिए। मेरे तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी, जैसे आपने डाइट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी कि लोगों को डाइट में किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, बट
बट अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो डाइट आपने सजेस्ट करा है, मे बी जो बड़ा चंक ऑफ सेक्शन है हमारा, उन तक, बट उनके लिए क्या कोई ऑल्टरनेटिव भी है जो इतना, मतलब इतना ज्यादा उनके लिए एक्सपेंसिव ना हो और जिसको वो अवेल कर सकें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि जितने भी जो सीरियल्स है, राइस एंड आटा जो है वो तो मिल मिल जाता है। मेज जो है, कॉर्न है, हाँ, और अलग अलग जितने भी ग्रेन्स होते हैं, बाजरा है, ज्वार है, ये सारा कुछ। दूसरा है दूध, हाँ, दूध की उपलब्धि, ये अगर आपके डाइट में रहा। तीसरा है कि सब्जियां और फल, जो भी सीजनल फ्रूट, जरूरी नहीं कि महंगे फ्रूट ही खाने जाए चाहे, जो भी है, संतरा है, ये है, बनाना है, और ये बेर है, छोटे करवंद है, ये जो सस्ते फ्रूट भी है, इनमें भी काफी सारा विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी, ये सारा कुछ मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉन वेजिटेरियन इसमें चिकन, मटन और जो सी फूड है ये थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन बीफ थोड़ा कम महंगा है, वो उसको उसका सेवन करना चाहिए। तीसरा ये कि जो फिश है, फ्रेश वाटर फिश, वो ज्यादा महंगी नहीं है। रोहू मच्छी वगैरह, सी फूड जो है, सी मतलब जो इस टाइप के फिशेस जो है रेगुलरली है, मिलते हैं। एग्स जो है, एग्स भी अफोर्ड कर सकते हैं काफी हद तक। तो इन चीजों को हमारे इसमें लाना चाहिए। दरअसल अब उपलब्ध है, लेकिन जो फूड फैड्स बने हुए हैं, और दूसरी जो एक बीजेपी को आरएसएस के जरिए जो वेजिटेरियन डाइट का जो बोलबाला करा हुआ है, उस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। उस वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है, वो भी इम्यूनिटी बड़ा कम करने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेवार है। जो लोग, क्योंकि विटामिन B12 उनमें डेफिशिएंसी होती है जो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते हैं। जी जी। तो ये हमारे दर्शकों को, मतलब उनके पास में कई सारे ऑप्शंस हैं अब, कि जिसके थ्रू वो अपने डाइट के थ्रू अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इन सभी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना